Piazerians. We are Piazerians. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बात कर रहे थे हम लोग लेवलिंग की। तो लास्ट टाइम हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने कर्वेचर और रिफ्रैक्शन करेक्शन को डिस्कस करा था, है ना। लास्ट टाइम हमने बात करी थी कर्वेचर और रिफ्रैक्शन की। तो क्या बात करी थी भाई? सबसे पहले तो हमने बात करी थी कि इफेक्ट ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन की बात करी थी। यहां पर हमने बात करी थी कि कर्वेचर का इफेक्ट क्या होता है। कर्वेचर का इफेक्ट होता है कि अगर आप यहां से इस तरीके से देख रहे हैं तो इस वाले पॉइंट का लेवल जो है वो यहां पर है, और ये जो इतना इफेक्ट है ये क्या कहलाएगा? ये कर्वेचर का इफेक्ट कहलाएगा, है ना। तो इस कर्वेचर के इफेक्ट की वजह से हो क्या रहा है कि इस कर्वेचर की इफेक्ट की वजह से आपको स्टाफ में रीडिंग यहां पड़ी जा रही है, स्टाफ में रीडिंग यहां पड़ी जा रही है ना। तो अब जब स्टाफ में रीडिंग यहां पड़ी जा रही है तो हमने बात करी थी कि तो जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अपीयर्स लोअर देन इट रियली इज, कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है उससे वो नीचे अपीयर होगा। क्यों? क्योंकि स्टाफ में रीडिंग ज्यादा पड़ी जाएगी। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब स्टाफ में रीडिंग ज्यादा पड़ी जाती है उसका मतलब फॉल हो रहा है। क्यों? क्योंकि रीडिंग यहां से शुरू हो रही है ना। तो इसका जो नेचर ऑफ एरर है ये हम बात कर चुके थे कि जो नेचर ऑफ एरर वो पॉजिटिव होता है। और अगर मैं बात करूं करेक्शन की, तो करेक्शन विल बी नेगेटिव। करेक्शन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। कितना होता है? अगर मैं कर्वेचर की बात करूं, सीसी इज इक्वल टू 0.0789 d² होता है ना। वहीं दूसरी बात आई थी रिफ्रैक्शन की। दूसरी बात किसकी आई? रिफ्रैक्शन की बात आई। तो रिफ्रैक्शन क्या है कि इसके बाद एक और भाई साहब आए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने हमें यह बताया कि आपने ये जो डिडक्ट करा, लेकिन ये तो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ये तो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन थी। और जब आपकी लाइन ऑफ साइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो एक्चुअल में जो आपकी लाइन ऑफ साइट है वो ये वाली है। तो ये वाली क्या है? ये लाइन ऑफ साइट है। तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा घटाया अब ये मुझे जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मैंने एक्स्ट्रा घटा दिया। तो जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन का करेक्शन हमेशा कैसा होता है? प्लस होता है, और इसका करेक्शन होता है माइनस। तो रिफ्रैक्शन का हो जाएगा प्लस 0.01121 d²। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिख लूं तो क्या होता है? d²/2r, और ये कितना होता है? 1/7 d²/2r। कंबाइंड करेक्शन की बात करूं, अगर मैं कंबाइंड करेक्शन की बात करूं इन दोनों की वजह से, तो जो कंबाइंड करेक्शन विल बी योर 0.06768 d²। ये क्या होगा? ये कंबाइंड करेक्शन हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया मेरा सी कंबाइंड। इसमें जो याद रखने वाली बात है वो क्या है? वो बात ये है कि आंसर तो हमेशा मीटर में आएगा और डी की वैल्यू हमें किलोमीटर में पुट करनी है। तो यहां पर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस बात को याद रखेंगे कि आंसर तो हमेशा मीटर में आएगा और डी की वैल्यू हमें किलोमीटर में पुट करनी है। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन की बात करी थी। किसकी बात करी थी भाई? डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन। कि डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन की अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होता है भाई? डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन होता है कि अगर आप समुद्र में खड़े हैं इस तरीके से, और ये आप यहां देख रहे हैं, तो यहां पर कोई टावर है, आपको इस टावर का टॉप दिखाई दे रहा है ना। तो ये डी डिस्टेंस जो है वो डी डिस्टेंस क्या होगी, ये क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो अगर आप ध्यान से इस फोटो को और इस फोटो को देखें तो ये जो हाइट है यही तो मेरी करेक्शन है। कौन सी? कंबाइंड करेक्शन है जो मैंने लगा दिया, कंबाइंड करेक्शन है। तो ये डी डिस्टेंस अब मैं निकाल सकता हूं। इस कंबाइंड डिस्टेंस को मैं, कंबाइंड करेक्शन को यहां मैं एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। काहे से रिप्रेजेंट कर रहा हूं? एच से। क्यों? हाइट की टर्म्स में है वो कंबाइंड ही इफेक्ट हमारा। तो अब यहां से मेरा फॉर्मूला क्या है कि एच इज इक्वल टू 0.06728 d² हो गया, है ना। इसको भी स्मॉल डी कर दो, d² हो गया। अब अगर यहाँ वो पूछता है डिस्टेंस आपसे, अगर वो पूछता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि अंडर रूट h/0.06728 हो जाएगा।
अंडर रूट 0.06728 हो जाएगा। तो दिस इज योर डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन। इसको क्या कहते हैं? डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन कहते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट बात पे आते हैं भाई, इसके बाद नेक्स्ट बात पे आते हैं कि यहाँ पे हमारा कर्वेचर और रिफ्रैक्शन की बात खत्म हो जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात में आते हैं भाई। नेक्स्ट चीज क्या है हमारी? नेक्स्ट चीज क्या है हमारी? नेक्स्ट चीज की बात कर रहा है क्या? रेसिप्रोकल लेवलिंग। नेक्स्ट चीज की बात क्या कर रहा है? रेसिप्रोकल लेवलिंग। रेसिप्रोकल लेवलिंग से पहले एक दो पॉइंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से और समझ लेते हैं हम। एक दो पॉइंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेवलिंग के अंदर और समझ लेते हैं। कैसा? कि सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट क्या है ये देख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट तो मेरा ये कह रहा है कि द रीडिंग विल बी एग्जैक्ट या रीडिंग विल बी करेक्ट ओनली इफ, हमारी कोई भी रीडिंग, अगर ये आपका ग्राउंड है और यहां पर आपने रखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट और यहां पर आपका है स्टाफ, तो इस स्टाफ में ये हो गई आपकी लाइन ऑफ साइट। ये क्या हो गई भाई? आपकी लाइन ऑफ साइट। अगर आप इस स्टाफ को थोड़ा सा भी अगर टिल्ट कर दें, थोड़ा सा भी अगर टिल्ट कर दें कि आपने ये स्टाफ को कैसा करा? ऐसा कर दिया, या आपने स्टाफ को क्या करा? ऐसा कर दिया। तो अब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे अगर मैं एक आर्क ड्रॉ करूं तो ये होगा, है ना? तो जो हाइट है मेरी, तो जो मेरी हाइट है, इस पॉइंट तक की हाइट वो कहाँ है? वो ये है। अगर ये x है तो ये भी x है, अगर ये x है तो ये भी x हाइट है ना? तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप इससे पढ़ो, आर्क की प्रॉपर्टी से पढ़ो, आर्क की प्रॉपर्टी से अगर आप पढ़ो, ये अगर r है तो ये भी r है और ये भी क्या होगा? मेरा r होगा। तो जहां तक मेरा आर्क जा रहा है वहां तक मेरी रेडियस सेम होगी। तो इस स्टाफ की हाइट जितनी यहां पर है वो इस पॉइंट तक होगी, है ना? अगर मैं दूसरे कलर से दिखाऊं तो स्टाफ की हाइट के बराबर हाइट केवल यहां तक होगी और यहां तक होगी। ठीक है, तो हम इस पॉइंट में क्या लिख रहे हैं? हम इस पॉइंट में क्या लिख रहे हैं कि एग्जैक्ट रीडिंग is obtained only when staff is truly vertical। स्टाफ कैसा होगा? ट्रूली वर्टिकल होगा। अदरवाइज अगर नहीं होगा तो अदरवाइज रीडिंग विल बी लार्ज, नहीं तो रीडिंग क्या होगी भैया? आपकी ज्यादा आ जाएगी। अगर स्टाफ सीधा नहीं होगा तो रीडिंग क्या आ जाएगी? ज्यादा आ जाएगी आपकी। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है भाई? इसमें क्वेश्चन क्या बनता है? इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि ए स्टाफ, ए लेवलिंग स्टाफ, क्या कह रहा है कि एक लेवलिंग स्टाफ जो है, ए लेवलिंग स्टाफ इज ऑफ ए लेवलिंग स्टाफ इज ऑफ 8 सेंटीमीटर। कितना? ए लेवलिंग स्टाफ इज ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 कर लेते हैं, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स वर्टिकल पोजीशन, फ्रॉम इट्स वर्टिकल पोजीशन। की वर्टिकल पोजीशन से कितना ऑफ हो गया? 10 सेंटीमीटर ऑफ हो गया फ्रॉम इट्स वर्टिकल पोजीशन। इफ द रीडिंग, क्या कह रहा है कि इफ द रीडिंग ऑन स्टाफ is 1.250, फाइंड द करेक्ट रीडिंग। क्या कह रहा है? फाइंड द करेक्ट रीडिंग। की करेक्ट रीडिंग बताइए भाई क्या होगी? फाइंड द करेक्ट रीडिंग। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है। तो क्या करना है हमें इसमें कुछ नहीं करना। हमें उसने बता दिया कि 10 सेंटीमीटर ऑफ है और जो स्टाफ में रीडिंग आ रही है वो कितनी है? 1.256 है। तो एग्जैक्ट रीडिंग हमें बतानी है। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग जाएगी। क्या कह रहा है? इधर ध्यान से देखिएगा कि ये है अगर आपका ये, तो ये कितना है? 10 सेंटीमीटर ऑफ है और ये जो रीडिंग आ रही है इंक्लाइन 1.250 आ रही है, 1.250 आ रही है। तो जो ट्रूली वर्टिकल रीडिंग होगी ये वाली, ये कितनी होगी ये पूछिए उसने। तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे भाई। हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो 10 सेंटीमीटर को अगर मैं कन्वर्ट करूं, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर हो गया मेरा, है ना? तो जो मेरी हाइट है या स्टाफ की ट्रू रीडिंग है, स्टाफ की ट्रू रीडिंग वो कितनी हो जाएगी भाई? स्टाफ की ट्रू रीडिंग मेरी
स्टाफ की ट्रू रीडिंग हो जाएगी मेरी अंडर रूट ऑफ 1.256 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगी, इतना मीटर मेरी करेक्ट रीडिंग हो जाएगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन हो जाएगा भाई, इस तरीके का क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो पहली बात तो ये है, तो ये बात आपको नोट करनी है कि स्टाफ में एग्जैक्ट रीडिंग तभी मिलेगी जब आपका स्टाफ ट्रूली वर्टिकल होगा। अगर स्टाफ थोड़ा सा भी इंक्लाइन है तो रीडिंग जो है वो ज्यादा होगी, कम नहीं होगी, है ना। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात क्या है इसमें, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरी क्या बात याद रखेंगे हम, दूसरी क्या बात याद रखेंगे भाई, दूसरी बात देखेंगे हम। दूसरी बात क्या है कि अगर आपका कोई सा भी स्टाफ है, दूसरी बात क्या बता रहा है, दूसरी बात ये बता रहा है कि जो आपका, अगर आपका कोई पॉइंट है, अगर आपका ये कोई पॉइंट है और स्टाफ आपने रखा है यहां पर, कहां पर, बिल्कुल बीचों बीच में, D1 पर और D2 पर, यहां पर आपने स्टाफ रखा हुआ है ये और ये आपका क्या है, लाइन ऑफ साइट हो गई, ये आपकी लाइन ऑफ साइट हो गई। माना बात लाइन ऑफ साइट में थोड़ा सा एरर है, माना बात लाइन ऑफ साइट में क्या है, थोड़ा सा एरर है, थीटा एरर है, और यहां पर भी ये जो एरर है ये कितना है मेरा, थीटा एरर है। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो इंस्ट्रूमेंट कहाँ है, सेंटर पे है बिल्कुल, है ना। इंस्ट्रूमेंट कहाँ है, सेंटर पे है। इसको अगर मैं ई लिख दूं और इसको भी अगर मैं ई लिख दूं, तो डिफरेंस इन एलिवेशन, यहां पर ट्रू रीडिंग क्या हो जाएगी, यहां पर ट्रू रीडिंग क्या हो जाएगी, अगर यहां पर रीडिंग, अगर यहां पर रीडिंग एच ए थी और यहां पर रीडिंग एच बी थी, तो ट्रू रीडिंग एट ए, क्या लिख रहा हूं मैं कि ट्रू रीडिंग एट ए पर जो ट्रू रीडिंग है वो कितनी हो जाएगी भाई मेरी, एच ए माइनस ई हो जाएगी। कलर चेंज कर लेते हैं हम, इसमें तो दिख ही नहीं रहा, एच ए माइनस ई हो जाएगी। और अगर मैं बात करूं कि ट्रू रीडिंग एट बी कितनी हो जाएगी, एच बी माइनस ई हो जाएगी, ठीक है, ट्रू रीडिंग। डिफरेंस इन एलिवेशन क्या हो जाएगा, डिफरेंस इन एलिवेशन क्या हो जाएगा, डिफरेंस इन एलिवेशन कितना हो जाएगा भाई, डिफरेंस इन एलिवेशन क्या हो जाएगा कि एच ए माइनस ई माइनस एच बी माइनस ई, ठीक है। तो जब हम यहां से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एच ए माइनस एच बी आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, हमने क्या देखा कि ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन इज ओनली फाउंड व्हेन योर इंस्ट्रूमेंट इज इन द सेंटर ऑफ टू पॉइंट्स, कि इंस्ट्रूमेंट हमारा अगर दो पॉइंट के बीच के सेंटर में है, तब ही मैं ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन फाइंड आउट कर सकता हूं। तो मैं क्या लिख रहा हूं कि ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन, ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन, एलिवेशन only found when instrument at center of two stations, इंस्ट्रूमेंट एट सेंटर ऑफ टू स्टेशंस, कि ट्रू रीडिंग हमारी केवल कब मिल सकती है, जब इंस्ट्रूमेंट हमारा कैसा हो, बिल्कुल सेंटर में हो, तब मुझे केवल ट्रू रीडिंग मिल सकती है, अदरवाइज मुझे ट्रू रीडिंग नहीं मिल सकती। तो ये बात हमें समझ में आती है, अरे भाई ये बात हमें समझ में आती है, ठीक है। तो ये तो थी भाई एक बात, ये तो थी भाई एक बात। एग्जिट कर देते हैं, चलिए चलिए अभी अब आ जाते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग पे, अब आ जाते हैं हम रेसिप्रोकल लेवलिंग पे। तो देखिए भाई रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या है, रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या है कि इट इज यूज when the position of instrument at center
at center is not possible, is not possible। क्या कह रहा है कि जब इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन सेंटर पे रखना पॉसिबल नहीं है तब हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं। जैसे आपके बीच में कोई वैली आ गई, आपके बीच में कोई तालाब आ गया, आपके बीच में कोई खाई आ गई, उस केस में हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं। करते क्या है, रेसिप्रोकल लेवलिंग इज नथिंग बट द प्रोसीजर। रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या है, इट्स ए प्रोसीजर, है ना। तो ये कैसा प्रोसीजर है, क्या करते हैं हम इसमें, वो हम इसमें ध्यान से देखेंगे कि हम इसमें करते क्या है। देखिए रेसिप्रोकल लेवलिंग में हम क्या कर रहे हैं कि अगर आप डिफरेंस की बात करो, एलिवेशन के डिफरेंस की, तो ये तो यहां पर नजदीक में है एच ए तो नजदीक में है, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन और अलाइनमेंट। भाई लाइन ऑफ कॉलिमेशन का कोई एरर नहीं होगा, कर्वेचर का कोई एरर नहीं होगा, रिफ्रैक्शन का कोई एरर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बिल्कुल नजदीक में, यही तो मैंने आके रख दिया स्टाफ, बिल्कुल नजदीक में, तो कोई वो नहीं है दिक्कत। तो यहां पर तो मैं रख दूंगा कि रीडिंग एट ए क्या हो जाएगी, यहां पर तो हो गई एच ए रीडिंग। यहां पर जो ट्रू रीडिंग होगी, यहां पर जो ट्रू रीडिंग होगी, ट्रू रीडिंग, इस एच ए को यहां तक कर दीजिए, इसमें गलत है ये, एच बी को यहां तक कर दीजिए। ट्रू रीडिंग एट बी कितनी हो जाएगी, ट्रू रीडिंग एट बी हो जाएगी क्या, एच बी माइनस ई। क्या हो जाएगी भाई, ट्रू रीडिंग एट बी एच बी माइनस ई हो जाएगी। अगर मैं बात करूं इस केस में कि डिफरेंस इन एलिवेशन, डिफरेंस इन एलिवेशन की अगर मैं बात करूं, एलिवेशन में डिफरेंस कितना होगा, तो अगर h एलिवेशन में डिफरेंस है, a मेरा ऊपर है, b मेरा नीचे है, तो मैं क्या निकाल दूंगा कि भाई एच ए माइनस एच बी माइनस ई, ये मेरा क्या हो जाएगा, डिफरेंस इन एलिवेशन हो जाएगा भाई। ये क्या हो जाएगा मेरा, डिफरेंस इन एलिवेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस इन एलिवेशन हो गया मेरा। इसके बाद दूसरा अगर हम देखें सेकंड पॉइंट में, तो यहां पर अब हमने क्या करा, अब हमने इंस्ट्रूमेंट को उठा के ले गए उस तरफ, अब हम इंस्ट्रूमेंट को उठा के ले गए कहां, इस तरफ ले गए। तो ट्रू रीडिंग एट बी क्या हो जाएगी, यहां पर क्या हो रहा है कि इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल बी के नजदीक में है, तो ट्रू रीडिंग एट बी अगर मैं कहूं दूसरे केस में, ट्रू रीडिंग एट बी अगर मैं कहूं तो क्या हो जाएगी, एच बी डैश हो जाएगी दूसरे केस में, सेकंड केस में, है ना, सेकंड केस में एच बी डैश हो जाएगी। यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर मैं बात करूं तो फिर ये है मेरी ट्रू रीडिंग एच ए डैश, और ये मेरा हो गया ई, ये मेरा क्या हो गया ई। यहां पर अगर मैं बात करूं कि ट्रू रीडिंग एट ए कितनी हो जाएगी भी, ट्रू रीडिंग एट ए, तो ट्रू रीडिंग एट ए हो जाएगी क्या, एच ए डैश माइनस ई, एच ए डैश माइनस ए। डिफरेंस इन एलिवेशन क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं कि डिफरेंस इन एलिवेशन अगर मैं बात करूं, डिफरेंस इन एलिवेशन अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा भाई, डिफरेंस इन एलिवेशन हो जाएगा मेरा क्या, कि एच ए डैश माइनस ई माइनस एच बी डैश, किसके बराबर, एच के बराबर। तो एच की मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई, एच की मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब या तो आप एवरेज ले लो इन दोनों का, या फिर आप दोनों को जोड़ दो, जोड़ देंगे तो 2h आ जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, है ना, और हमारा क्या निकल जाएगा, डिफरेंस इन एलिवेशन का एवरेज निकल जाएगा। देखते हैं कैसे निकालेंगे भैया, इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, देखिए आप कैसे निकाल रहे हैं हम। सेव होने दीजिए, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई भाई हमारे। अब हमारे पास क्या आया, अब हमारे पास अगर मैंने दोनों को जोड़ दिया, अगर मैंने दोनों को जोड़ दिया तो क्या इक्वेशन आ जाएगी भाई मेरे पास, अगर मैंने दोनों को जोड़ दिया तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा, 2h आ जाएगी, 2h आ जाएगी। दूसरी मेरे पास आ जाएगी क्या, एच ए माइनस एच बी माइनस ई, एच ए माइनस एच बी माइनस ई, है ना। और दूसरी फिर क्या आ जाएगा मेरे पास, ये एच ए है, फिर क्या आ जाएगा, प्लस एच ए माइनस एच ए डैश माइनस ई, और माइनस एच बी डैश। ठीक है, अब जब आप इसको खोलेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा एच ए माइनस एच बी प्लस ई प्लस
एच ए डैश माइनस ई और माइनस एच बी डैश, ये कट गया आपका। अरे भाई ये कट जाएगा आपका, है ना। फिर क्या आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा एच ए माइनस एच बी प्लस एच ए डैश माइनस एच बी डैश, किसके बराबर, 2h के बराबर। और h इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पर h कर दूं, तो h कितना हो जाएगा, ये 2 हट जाएगा, है ना। और h इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, इसके डिवाइड बाई 2, ये मेरे पास h इज इक्वल टू आ जाएगा, है ना। ये उधर पहुंच जाएगा तो ये मेरे पास h इज इक्वल टू आ जाएगा। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई, है ना। ये मेरी इक्वेशन बन गई क्या निकालने की, रेसिप्रोकल लेवलिंग से डिफरेंस इन एलिवेशन निकालने की। तो अगर हमें कोई भी रीडिंग दे रखी हो, अगर मुझे कोई सी भी रीडिंग दे रखी हो, है ना, वो क्वेश्चन में मुझे कुछ भी रीडिंग दे दे, कह दे कि इंस्ट्रूमेंट दे दिया उसने मुझे, और यहां पर दे दिया उसने मुझे ए, और यहां पर दे दिया उसने मुझे बी, कि जब इंस्ट्रूमेंट क्या है, ए पर है, यानी कि ए के नजदीक है, तब तो ए पर रीडिंग जो आ रही है मेरी, वो कितनी आ रही है, ए पर रीडिंग आ रही है मेरी 1.25, और बी पर जो मेरी रीडिंग आ रही है वो आ रही है 2.50। जब इंस्ट्रूमेंट बी पर है तो बी पर मेरी रीडिंग कितनी आ रही है, बी पर अगर मैं ए पर रीडिंग ले रहा हूं तो आ रही है 1.25 ही, और यहां पर बी पर मेरी रीडिंग कितनी आ रही है, बी पर मेरी रीडिंग आ रही है कितनी, इसको आप कर दीजिए कि 1.50। अब वो कह रहा है ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन निकालो, तो आपको पता है कि ए पर रीडिंग रखने के बाद जब मैं पहली पोजीशन में, जब मैं ए के नजदीक हूं, तो मेरे पास एच ए है और एच बी है। एच ए है मेरे पास, अब हम बड़ी में से छोटी घटा देंगे, तो मैं रख दूंगा ये वाली रीडिंग है मेरे पास और ये वाली रीडिंग है। जब मैं बी पर हूं तब भी मेरे पास ये वाली रीडिंग है और ये वाली रीडिंग है। तो क्या मैं ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन निकाल सकता हूं, कैसे निकाल सकता हूं भाई, कि मैं लिखूंगा h इज इक्वल टू 2.50 माइनस 1.25, बड़ी में से छोटी घटा देंगे हम, प्लस 1.50 माइनस 1.25 और डिवाइडेड बाई 2, यही निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट और लिख दूंगा कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, यहाँ पर, तो यहाँ आपको रीडिंग कम देखने को मिल रही है। तो रीडिंग कम कहां पर होती है, रीडिंग कम वहां पर होती है जहां पर एलिवेशन ज्यादा होता है, और रीडिंग ज्यादा वहां पर होती है जहां एलिवेशन डाउन होता है, क्योंकि स्टाफ नीचे से शुरू हुआ तो आप ज्यादा रीडिंग पढ़ पाओगे जब डाउन होगा, और कम रीडिंग पढ़ पाओगे जब आपका हाइट होगी। तो यहाँ पर आप जब आंसर निकलेगा तो उसके ब्रैकेट में आप लिख दोगे, कि ए बीइंग हाइयर, कि ए जो है वो कैसा है आपका, हाइयर एलिवेशन पर है। ए बीइंग हाइयर आप लिख दोगे कि ए कैसा है आपका, ए आपका हाइयर एलिवेशन पे है। ठीक है, तो ये काम हो जाएगा भाई, ये काम हो जाएगा। इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, चलिए ठीक। तो ये तो बात हो गई भाई लेवलिंग की, ये तो बात हो गई हमारी काहे की, रेसिप्रोकल लेवलिंग की, है ना। अब इसमें कुछ और बात कर लेते हैं भाई, है ना। अब इसमें कुछ और, तो फिलहाल इसमें इतना ही है, इसके बारे में इतना ही है। अब हम आगे की बात कर लेते हैं, दूसरे टॉपिक की बात कर लेते हैं। इसमें जो एक दो चीजें रही है वो आगे जब टॉपिक बढ़ेगा तो उसको आगे फिर उसमें भी करवा देंगे, इसके एमसीक्यूज वगैरह, है ना। चैप्टर खत्म होने के बाद लेवलिंग कंटूरिंग जैसे खत्म होगा उसके हम एक बार क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन उसके डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट बात करते हैं भाई क्या आता है, अगली बात करते हैं भाई क्या आता है। तो देखिए अगला टॉपिक हमारे पास क्या आ रहा है, कंटूर। क्या आ रहा है भाई, अगला टॉपिक मेरे पास कंटूर आ रहा है, अगला टॉपिक, है ना। अगला टॉपिक क्या आ रहा है मेरे पास, कंटूर आ रहा है। तो कंटूर क्या है हमारा, कि कंटूर क्या है कि अगर आप पूरे यूनिवर्स में, अगर आप देखो, आप अपने बगल में खड़े हो और जितना आपका कोई एलिवेशन है, उस एलिवेशन का आसपास भी कोई और पॉइंट होगा, आसपास भी कोई और पॉइंट होगा। और जब वो पॉइंट है तो जो इक्वल एलिवेशन के पॉइंट जब आप एक इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ करोगे तो वो इक्वल एलिवेशन के पॉइंट आपके क्या बन जाएंगे, वो एक लाइन ड्रॉ करेंगे इक्वल एलिवेशन के पॉइंट। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे आप मकान में टाइल लगा रहे हो, तो टाइल जब आप लगा रहे हो तो कैसा है कि वो इक्वल एलिवेशन पे, इक्वल बराबर हाइट पे लगी हुई है चारों तरफ से।
तो वो जो एक लाइन है जो उन सबको जोड़ के चल रही है वो क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है ना। और उसी को मैं क्या कह देता हूं, कंटूर। उसी को मैं क्या कह देता हूं, कंटूर। तो कंटूर इज नथिंग बट एन इमेजिनरी लाइन, है ना, विच ज्वाइन द पॉइंट्स ऑफ ऑल इक्वल एलिवेशन, जो क्या करता है, इक्वल एलिवेशन के पॉइंट को ज्वाइन करता है ना। तो कंटूर की अगर मैं बात करूं, कंटूर की अगर मैं बात करूं तो कंटूर की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखेंगे हम इसमें कि इट इज एन इमेजिनरी लाइन, है ना। कंटूर क्या है कि इट इज एन imaginary line which joins the point of equal elevation, क्या करता है, जो इक्वल एलिवेशन के पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता है, जो क्या कर रहा है, इक्वल एलिवेशन के पॉइंट को ज्वाइन कर देता है। अगर मैं एक कंटूर मैप बनाऊं, अगर मैं एक कंटूर मैप बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है ना। अगर मैं एक कंटूर मैप बनाऊं तो कंटूर मैप कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। कैसा, अगर आपने कभी देखा हो तो कंटूर मैप कुछ इस तरीके का दिखाई देता है भाई हमें। ठीक है, ये आपका कंटूर्स हो गए, ये क्या हो गया, कंटूर्स हो गए। अब इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं वो इंपॉर्टेंट क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर्स। अगर मैं बात करूं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्या कह रहा है भाई कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव horizontal distance between two consecutive contour is called horizontal equivalent। क्या कहलाता है भाई, ये horizontal equivalent कहलाता है। क्या कहलाता है, horizontal equivalent कहलाता है भाई। क्या कह रहा है कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर्स, अगर यहां दो कंसेक्यूटिव कंटूर्स के बीच में मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले लूं ये वाली, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में क्या क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहलाएगी। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी भैया, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहलाएगी। और दूसरी बात क्या है कि द वर्टिकल डिस्टेंस, ये तो हॉरिजॉन्टल की बात होगी। दूसरी क्या कह रहा है कि द वर्टिकल डिस्टेंस, जो वर्टिकल डिस्टेंस है, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर्स, बिटवीन टू कंटूर्स is called कंटूर इंटरवल, है ना। और एक कंटूर इंटरवल, इसी में दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि एक कंटूर इंटरवल इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए कंटूर मैप, कांस्टेंट फॉर ए कंटूर मैप, कांस्टेंट फॉर ए कंटूर मैप, कि एक कंटूर इंटरवल किसी भी कंटूर मैप के लिए कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा कंटूर इंटरवल, है ना। तो वो क्या होगा, किसी भी कंटूर मैप के लिए वो कैसा होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। तो ये दो पॉइंट हमें याद रखना है। कौन कौन से याद रखना है कि भाई हमें एक तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट के बारे में याद रखना है, एक हमें कंटूर इंटरवल के बारे में याद रखना है। ठीक है, ये दो पॉइंट हमें याद रखने हैं। अब कंटूर इंटरवल डिपेंड्स अपॉन, किन किन बातों पे डिपेंड करता है ये भी हमें याद रखना है। कंटूर इंटरवल किन किन बातों पे डिपेंड करता है ये भी हमें याद रखना है कि भाई कंटूर इंटरवल तो रखना है, लेकिन वो रखना फिक्स कैसे कर रहे हैं हम उस चीज को फिक्स करने के लिए हमारे पास क्या पैरामीटर्स हैं या किन चीजों को ध्यान रखते हुए वो हमने फिक्स करा। तो देखिएगा, इसमें लिख देंगे हम कि कंटूर इंटरवल डिपेंड्स अपॉन, क्या लिख देंगे कि कंटूर इंटरवल डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है भाई, डिपेंड्स अपॉन, किस किस चीजों पे डिपेंड करता है भाई कंटूर इंटरवल डिपेंड करता है आपका स्केल ऑफ मैप पे, स्केल ऑफ प्लान,
जो भी स्केल है आपका उस पर डिपेंड करता है। दूसरा नेचर ऑफ फील्ड, नेचर ऑफ फील्ड पे डिपेंड करता है। भाई अगर आपका प्लान बड़ा है तो एक्यूरेसी ज्यादा आएगी, अगर आपका स्केल जो है वो बड़ा है तो ज्यादा एक्यूरेसी आएगी, स्केल छोटा है तो एक्यूरेसी कम आएगी। तो एक तो स्केल ऑफ प्लान पे डिपेंड करता है, दूसरा नेचर ऑफ फील्ड पे डिपेंड करता है, तीसरा टाइम पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप क्या करो, उतने ज्यादा स्टेशन लो अपने ग्राउंड में, जितने ज्यादा स्टेशन आप ले सकते हो उतने ज्यादा स्टेशन दो। तीसरा एक्सपेंस पे डिपेंड करता है, काहे पे, चौथा एक्सपेंस पे डिपेंड करता है या मनी पे डिपेंड करता है ना। इन सब चीजों पे हमारा कंटूर इंटरवल डिपेंड करता है, इन चार फैक्टर्स पे। तो ये चार फैक्टर हमें याद रखने हैं कि इन चार फैक्टर पे हमारा कंटूर इंटरवल क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तो कंटूर इंटरवल की बात हुई, ये तो कंटूर इंटरवल की बात हुई। अब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर, जो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ना। अब क्या बात कर रहे हैं भाई, अब बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर की, कि कंटूर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर की बात कर रहे हैं भाई, कि कंटूर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसको भी ध्यान से देख लेंगे भाई। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर क्या है ना। पहली बात तो क्या है, सबसे पहली बात, सबसे पहली बात तो क्या है, सबसे पहली बात कि एक कंटूर लाइन, एक कंटूर लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, ईच अदर, है ना, नेवर क्रॉस ईच अदर, पहली बात। दूसरी बात क्या है, कंटूर लाइंस कभी, क्योंकि एक ही एलिवेशन को डिनोट कर रही हैं तो वो कभी एक दूसरे से क्रॉस ही नहीं होंगी, वो क्या होंगी, अलग अलग सेपरेट सेपरेट एक दूसरे को डिनोट करेंगी। दूसरी बात क्या है कि कंटूर लाइंस, कंटूर लाइन, लाइन मर्ज, मर्ज एट ए सिंगल प्लेस, एट ए सिंगल प्लेस, only in the case of, only in the case of horizontal cliff, horizontal cliff, है ना, क्लिफ जंपिंग करते हैं ना हम, हॉरिजॉन्टल क्लिफ, क्लिफ जंपिंग करते हैं जब राफ्टिंग करते हैं, या जब हम पूल में जंप करते हैं, तो क्लिफ बना के हम कोई जंप करते हैं तो कैसे करते हैं हम लोग उसको, है ना, उसको देखेंगे कैसा होता है वो। कि सपोज ये है आपका कोई पहाड़, ये आपका पहाड़ है और यहाँ पे नदी है, ये नदी हो गई आपकी, ये क्या हो गई, पानी पानी हो गया आपका। अब देखिए इसमें अगर आप एक कंटूर ड्रॉ करें, अगर आप एक कंटूर ड्रॉ करें, ये सेम पॉइंट के हैं, इनका आपने कंटूर ड्रॉ करा यहाँ पर, ये कंटूर हो गया, ये सेम एलिवेशन है, ये फिर इसका एलिवेशन यहीं इसी पॉइंट पर आ जाएगा, ये भी एक कंटूर हो गया। फिर ये हो गया, इसको आप यहाँ ले आए, फिर इस पे एक कंटूर ड्रॉ करा, ये भी हो गया। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये सारे पॉइंट एक ही पॉइंट पर आकर मर्ज हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं, ये सारे पॉइंट एक ही पॉइंट पर आकर मर्ज हो रहे हैं, इस वाले पॉइंट पर, है ना। तो किसके केस में, ओनली इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल क्लिफ, हॉरिजॉन्टल क्लिफ के केस में ये एक पॉइंट पर आकर मर्ज हो रहे हैं भाई। ठीक है, और बात कर लेते हैं कंटूर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर के। नेक्स्ट क्या बता रहा है भाई, नेक्स्ट बता रहा है जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, नेक्स्ट क्या पूछ सकता है कि आपको डायग्राम दे देगा और डायग्राम से पूछेगा कि ये किस तरीके का स्लोप रिप्रेजेंट करता है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि कंटूर इंटरवल, तीसरा क्या है कि कंटूर इंटरवल, इंटरवल रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ फील्ड, द स्लोप ऑफ फील्ड। कैसे भाई, कैसे शो करता है स्लोप ऑफ फील्ड। देखिए अगर, देखिए अगर कंटूर इंटरवल है ना, इसको हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट करिए, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, एक सेकंड इरेज कर देता हूं यहां से, ये हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट है ना, कंटूर इंटरवल नहीं, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट है ना। अब कैसे शो करता है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, वो देख लेंगे हम एक बार फोटो में, वो हम एक बार फोटो में देख लेंगे कि हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कैसे शो करता है भाई। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट है ना, कैसे शो कर रहा है, देखिए अगर आपका कंटूर्स ऐसे हैं, अगर आपके कंटूर्स इस तरीके से हैं तो ये कैसे हैं,
ये इक्वली स्पेस है, अगर इक्वली स्पेस्ड, अगर ये इक्वली स्पेस्ड है तो ये क्या बताएंगे, ये बताएंगे स्लोप यूनिफॉर्म है। अगर कंटूर्स, दो कंटूर्स के बीच का गैप कांस्टेंट चल रहा है या बराबर चल रहा है तो वो क्या बताएंगे, अगर इक्वली स्पेस है तो वो बताएंगे कि मेरे पास कैसा स्लोप है, यूनिफॉर्म स्लोप है। कैसा स्लोप है भाई मेरा, यूनिफॉर्म स्लोप है ना। अगर वो जो है बहुत ज्यादा पास पास है, अगर वो जो है बहुत ज्यादा पास पास है ऐसे, है ना, अगर वो बहुत ज्यादा पास पास हैं तो वो क्या बताएंगे, वो क्या बताएंगे, वो बताएंगे स्टीप स्लोप। क्या बताएंगे भाई वो, इफ इफ दे आर वेरी नियर, है ना, तो ये क्या शो करेंगे, स्टीप स्लोप को शो करेंगे। कैसे शो करेंगे भाई स्टीप स्लोप को, देखिएगा आप, देखिएगा इसका भी एग्जांपल देख लीजिएगा दूर दूर कैसे हैं। देखिए ये है आपका, ये है, तो ये हो गया और ये हो गया। यहां पर अगर आप देखो, यहां पर अगर आप देखो एक कंटूर तो ऐसा जाएगा और एक कंटूर ऐसा जाएगा, तो इनके बीच का गैप जो है वो कैसा है, ज्यादा है। इनके बीच का गैप क्या है, ज्यादा है ना। और अगर स्लोप कांस्टेंट है तो बराबर होगा, तो यूनिफॉर्म स्लोप है। अगर ऐसा है तो आप अगर यहां देखो और यहां देखो तो इनके बीच का गैप कैसा है, इनके बीच का गैप कम है ना, तो ये क्या शो करेगा, ये एक स्टीप स्लोप को शो करेगा। अगर तीसरा, ये तो इक्वल स्पेस की बात हुई, इक्वल स्पेस है तो वो यूनिफॉर्म स्लोप शो करेगा। अगर वो बहुत ज्यादा दूर दूर है, अगर वो बहुत ज्यादा दूर दूर है, अगर वो बहुत ज्यादा दूर दूर है, इफ इफ कंटूर लाइंस आर फार अपार्ट, बहुत ज्यादा दूर है, फार अपार्ट, तो वो क्या शो करेंगी भाई, तब वो क्या शो करेंगे, वो शो करेंगी कि यहां पर माइल्ड स्लोप है। कैसा स्लोप है, माइल्ड स्लोप है, यानी कि बहुत ज्यादा स्लोप है, तीखा स्लोप नहीं है बल्कि हल्का स्लोप है, ये माइल्ड स्लोप को शो करेगी, है ना। तो तीन चीजें हमारे पास हैं, एक तो शो करेगी अगर लाइन बहुत ज्यादा दूर है तो माइल्ड स्लोप को शो करेगी, लाइन अगर आपकी इक्वल या बहुत ज्यादा पास में है आपकी तो वो किस चीज को शो करेगी, स्टीप स्लोप को शो करेगी। लाइन अगर आपकी इक्वली स्पेस है, यानी कि स्पेस उनका बराबर है, तो वो किस चीज को शो करेगी, वो आपका यूनिफॉर्म स्लोप को शो करेगी। और अगर लाइंस आपकी, पहले इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, और अगर लाइंस आपकी स्ट्रेट हैं, लाइन आपकी स्ट्रेट है तो स्ट्रेट लाइन किसको शो करेंगी, वो डिफरेंट लेवल्स को शो करेंगे। जैसे मकान है तो मकान का ग्राउंड फ्लोर है तो बिल्कुल स्ट्रेट है, एक लाइन खींचोगे तो सीधी आएगी ऐसी। छत है तो छत के ऊपर फिर स्ट्रेट है, एक लाइन खींचोगे तो ऐसी आएगी। छत के ऊपर फिर एक और छत है वो सीधी आएगी, फिर ममटी है तो ममटी भी बिल्कुल सीधी आएगी। तो अगर आपकी लाइंस कैसी हैं, स्ट्रेट हैं, अगर आपकी लाइंस स्ट्रेट हैं तो वो क्या शो करती हैं, वो शो करती हैं डिफरेंट एलिवेशन या डिफरेंट लेवल्स को, है ना। तो इसमें चौथी क्या हो जाएगी भाई, कि अगर आपकी लाइंस इस तरीके से दिखा रहा है ना, अगर आपकी लाइन क्या है, पैरेलल टू ईच अदर है, ईच अदर पैरेलल टू ईच अदर है, कंटूर लाइंस इफ पैरेलल टू ईच अदर शोज डिफरेंट लेवल्स, क्या शो करेगा भाई, शोज डिफरेंट लेवल्स। वो किसको शो करेगा, डिफरेंट लेवल को शो करेगा। फिर वो किसको शो करेगा, फिर वो डिफरेंट लेवल को शो करेगा। अगर वो इस तरीके से हो तो वो डिफरेंट लेवल को क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, एक बात ये हो गई। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई इसकी, तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये हो जाती है कि ये जरूरी नहीं है कि कोई भी कंटूर जो है वो विद इन द बाउंड्री ऑफ मैप ही क्लोज हो। कंटूर मैप आपका ऐसा भी हो सकता है, कैसा, कंटूर मैप आपका ऐसा भी हो सकता है जैसे मैंने शुरू में बनाया कि ये कंटूर है, ये कंटूर है, ये कंटूर है, ये कंटूर है, तो ये जो आप कंटूर देख रहे हैं एंड के दो कंटूर, ये मेरे आधे हैं, है ना। तो ये भी है कि इट इज नॉट नेसेसरी that a contour line close within the boundary of the map, within the boundary of the map,
ऑफ द मैप, कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए कंटूर लाइन क्लोज विद इन द बाउंड्री ऑफ द मैप, कि ये कहीं जरूरी नहीं है कि वो एक बाउंड्री के अंदर ही खत्म हो रही हो, वो लाइन बाहर भी हमारी जा सकती है। ठीक है, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तीसरी क्या है कि ए कंटूर लाइन, नेक्स्ट क्या है मतलब कि एक कंटूर लाइन क्रॉस ए रिड्ज लाइन at 90 degree with U shape having concavity towards the higher elevation, मतलब क्या कह रहा है अभी, क्या मतलब है, मतलब समझ लीजिए कि एक कंटूर लाइन जो है किसी भी रिड्ज लाइन को, पहले तो रिड्ज लाइन समझ लेते हैं। रिड्ज लाइन क्या होती है, वाटरशेड लाइन। जैसे कि आप एक कॉपी पकड़ ले तो वो इस तरीके की होगी। अगर मैं एक कॉपी पकड़ लूं तो अगर ये मेरी कॉपी है तो ये कैसी है मेरी कॉपी, ये ऐसी है ना। तो अब ये क्या होगा कि इसका इधर भी कैचमेंट एरिया, इधर भी कैचमेंट एरिया, तो एक रिड्ज लाइन है। तो ये रिड्ज लाइन है और ये इसका हाइयर एलिवेशन है और ये इसका बॉटम एलिवेशन है। ऐसे में देखें तो ये हाइयर एलिवेशन है, ये बॉटम एलिवेशन है। तो एक कोई भी कंटूर लाइन इसको यू शेप में कट करेगी और जो उसकी कॉन्केविटी होगी वो टूवर्ड्स द अपसाइड होगी, हाइयर एलिवेशन की तरफ होगी, है ना। तो कैसे होगा भाई, इसको भी देख लेंगे। तो ये इस तरीके से होगा आपका, ये इस तरीके से होगा कि अगर ये मेरी कोई रिड्ज लाइन है और इसमें अगर कोई मैं तो इसकी कॉन्केविटी किधर है, ऊपर की तरफ हो रही है कॉन्केविटी, है ना। तो ये क्या है यहां पर हो गया इसका 90 एलिवेशन, एंगल कहां गया, 90 हो गया इसका 90, ये हो गया 80 और ये हो गया 70। तो ऊपर की तरफ हाइयर एलिवेशन है, नीचे की तरफ लोअर एलिवेशन है। सेम एज मेरा दूसरा पॉइंट हो जाता है, सेम एज मेरा नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है कि एक कंटूर लाइन, एक जो कंटूर लाइन है, एक कंटूर लाइन क्रॉस ए वैली लाइन, अभी रिड्स की बात कर रहा था, अब वैली की बात करेगा। एक कंटूर लाइन क्रॉस ए वैली लाइन एट 90 डिग्री having V shape and convexity, यहां कॉन्केविटी था, यहां क्या हो जाएगा कॉन्वेक्सिटी towards the higher elevation, towards the higher elevation तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो कैसा बन जाएगा, इसको ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा बन जाएगा कि अगर ये है मेरी, तो इसमें जो कट करता है वो इस शेप से करता है ना, वो इस शेप से करता है भाई। तो इधर कितना हो गया 90, ये 80 का कंटूर है और ये 70 का कंटूर है। ये क्या है, इसकी हाइट है ना। तो ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर हो गई। ये क्या हो गई भाई, मेरी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर हो गई, कंटूर की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं भैया। बात आती है मेथड्स ऑफ कंटूरिंग की। किसकी बात आती है भाई, मेथड्स ऑफ कंटूरिंग की बात आती है। तो मेथड्स ऑफ कंटूर कितने हैं भाई, हमारे पास दो तरीके के मेथड है ना। हमारे पास दो तरीके के मेथड हैं मेथड्स ऑफ कंटूर्स की। अगर मैं बात करूं कि मेथड ऑफ कंटूरिंग, है ना, मेथड ऑफ कंटूरिंग की अगर मैं बात करूं, मेथड ऑफ कंटूरिंग दो तरीके के मेथड हो जाते हैं भाई मेरे पास, है ना। कौन कौन से हो जाते हैं, पहला तो हो जाता है डायरेक्ट मेथड, पहला तो हो जाता है क्या मेरे पास, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि आपने कंटूर्स को सीधे ग्राउंड में प्लॉट करना है। जैसे कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा भाई कि सड़क से जो इसका प्लिंथ होगा वो सड़क से 3 फीट की हाइट पे होगा या 4 फीट की हाइट पे होगा। तो आपको क्या करना होगा, वहां पे कटिंग करनी होगी, सफाई करनी होगी और 3-3, 4-4 मीटर की हाइट पे आपको अलग अलग जगह पे क्या बनाने पड़ेंगे, ईंटियां इकट्ठी करके एक छोटे छोटे कॉलम बनाने पड़ेंगे,
ताकि आपको ये पता लग जाए कि जब फिलिंग होगी तो इस लेवल तक होगी। तो आपने एक ही एलिवेशन के लगभग लगभग 30-40 पॉइंट खड़े कर दिए ग्राउंड के अंदर। तो वो 30-40 पॉइंट जो है वो ही मेथड क्या है, वो ही डायरेक्ट कंटूरिंग है। यहाँ पे तो हम उसको प्लॉट कर रहे हैं, लेकिन फील्ड में हम कैलकुलेट करते हैं किसकी हेल्प से, लेवल और स्टाफ की हेल्प से। ऑटो लेवल और स्टाफ की हेल्प से हम एलिवेशन निकालते हैं अलग अलग पॉइंट का जा करके, है ना। तो जो सेम एलिवेशन के पॉइंट है उनको मार्क कर देते हैं, फिर ऑफिस में आके हम उसका एक कंटूर मैप बना देते हैं। तो वो मेथड क्या कहलाता है, डायरेक्ट मेथड कहलाता है। तो डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं हम, डायरेक्ट मेथड में सीधे हम कंटूर्स को फील्ड पे प्लॉट करते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि कंटूर्स आर प्लॉट ऑन फील्ड, है ना। फिर दूसरा क्या है, इट इज वेरी लेबोरियस, इट इज वेरी लेबोरियस, बहुत ज्यादा लेबर वाला काम है। इट इज वेरी लेबोरियस एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट इन सब बात के साथ इट इज वेरी एक्यूरेट। सबसे ज्यादा एक्यूरेट कोई पूछे तो कौन सा है, डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। इट इज वेरी एक्यूरेट मेथड, इट इज वेरी एक्यूरेट मेथड। ये क्या है भाई, सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड है हमारा। कौन सा, डायरेक्ट मेथड। ये क्या है, सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड है मेरा डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो ये तो बात थी डायरेक्ट मेथड की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इनडायरेक्ट मेथड की। नेक्स्ट बात किसकी करते हैं भाई, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग की बात करते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग की बात करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग, तो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग क्या होता है भाई, कि इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग में हम क्या करते हैं कि ग्राउंड को वैसे इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग अलग अलग तरीके की है हमारी, है ना। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग में हम क्या करते हैं कि इसमें ग्राउंड में तो हम डाटा लेके आते हैं, लेकिन उस डाटा से जो कंटूर प्लॉट करते हैं वो ऑफिस में आकर के प्लॉट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन, तो इन दिस मेथड हम क्या कर रहे हैं भाई, इन दिस मेथड वी कलेक्ट डाटा फ्रॉम द ग्राउंड, इन दिस मेथड collect data from ground या field, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, प्लॉट कंटूर या ड्रॉ कंटूर with the help of interpolation, इसके बारे में हमें इतना ही पढ़ना है ना, इंटरपोलेशन। बात आ जाती है मेथड्स ऑफ कंटूरिंग की, है ना। बात आ जाती है हमारी क्या भाई, मेथड्स ऑफ कंटूरिंग की। तो मेथड ऑफ कंटूरिंग में अगर मैं बात करूं कि कितने मेथड्स ऑफ इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग कितने हैं, मेथड्स ऑफ इनडायरेक्ट कंटूरिंग, मेथड्स ऑफ इनडायरेक्ट कंटूरिंग, मेथड्स ऑफ इनडायरेक्ट कंटूरिंग। तो इनडायरेक्ट कंटूरिंग के कितने मेथड हैं भाई हमारे पास, तो नाम हमें याद होने चाहिए सारे। क्या है भाई, ग्रिड मेथड या स्पॉट मेथड है, ग्रिड मेथड या स्पॉट मेथड है, ग्रिड मेथड या स्पॉट मेथड है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्रॉस सेक्शन मेथड है, क्रॉस सेक्शन मेथड है। तीसरा टैकोमेट्री मेथड है, टैकोमेट्री मेथड है, ठीक है। तो 3 मेथड है मेरे पास, ग्रिड मेथड हो गया, क्रॉस सेक्शन मेथड हो गया, टैकोमेट्री मेथड हो गया। तो ये 3 मेथड है भाई हमारे पास, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसको फिर आगे डिस्कस करेंगे, इन मेथड्स के बारे में एक एक करके सारे मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस मेथड को हम किस तरीके से करते हैं और इंटरपोलेशन क्या होता है और इंटरपोलेशन कैसे करते हैं। तो ओके गाइज, थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।